नमस्कार, स्वागत है आपका 18 संदेश पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप शेयरों को लेकर, मिड कैप मसाला, और आपके साथ में हूं रोज की तरह अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार दूसरे सत्र में आज तेजी हो तो रही थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर कहीं ना कहीं थोड़ी ब्रेक लगती हुई जरूर दिख रही है। निफ्टी के जो गेन्स हैं वो कैप्ड हैं। इस वक्त 23,220 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी कि दिन की ऊंचाई से करीब 60-70 अंक नीचे आकर आपको लेवल्स दिखेंगे। निफ्टी बैंक पर भी ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया है। 140 अंकों के आसपास की आज हमें बढ़त दिख रही है, लेकिन अच्छी चीज आज के सत्र में यह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है, ऑलमोस्ट 1:2 का है। अगर गिरने वाले शेयर 886 हैं तो बढ़ने वाला शेयर है 1678। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले करीब 2 बढ़ने वाले शेयर आज हैं। और इंडिया विक्स पर भी थोड़ा सा दबाव है। 15.25 का इंडिया विक्स से 1.5% के आसपास से गिरावट। ये एडवांस डिक्लाइन का रेशियो एफएनओ के भी आप देख रहे थे, वहां पर भी आपको दिखेगा कि चढ़ने वाले शेयरों की तादाद थोड़ी सी ज्यादा जरूर दिख रही है। आज पावर शेयर, एनर्जी शेयर, इसके अलावा चुनिंदा बैंकिंग शेयर जिसमें कि एसबीआई, कोटक बैंक में आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। लेकिन टेलीकॉम में वोडाफोन ने एक एचसीएल के साथ एक डील की है 4G 5G के ऑटोमेशन के लिए। कल भी शेयर दौड़ा उस खबर के चलते, आज वो दौड़ भी बरकरार है। 10% ऊपर ये शेयर है। वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है वोडाफोन आइडिया। इसके अलावा बीएसई में लगातार दूसरे सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। नुआमा की तरफ से अपग्रेड्स आए हैं। और इस एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड कारोबार वाली कंपनीज, मार्केट प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज, वहां पर आपको चौतरफा तेजी दिखेगी। कैपिटल गुड्स में थोड़ी सी नरमी है। इसके अलावा फार्मा में, कंजम्पशन में, इंश्योरेंस में आज हम दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहे हैं। तो अगले आधे घंटे में एक्सपर्ट को हम जोड़ेंगे, आपके लिए इंडेक्स का ट्रेड लेंगे कि अगले 3 घंटे में आपकी रणनीति निफ्टी में क्या होनी चाहिए, और साथ ही मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी अपने एक्सपर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मिड कैप में मेगा एक्शन से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके लिए लेकर आएंगे और उसके जरिए आपको बताएंगे कि जो मेजर जो ट्रेंड है खबरों का वो कहां पर देखने को मिलता है। तो बीएसई, पहली तस्वीर आपको देखिए कि बीएसई की नुआमा की खरीदारी की राय है। लक्ष्य है 6,730 रुपए का। 2 दिन में 11-12% के आसपास का उछाल हो गया है। तेजी बढ़ती जा रही है इसकी। डिक्सन टेक में भी आज हम तेजी देख रहे हैं, हालांकि ऑलरेडी काफी ज्यादा चला हुआ शेयर है। एमके की एक रिपोर्ट आई थी डिक्सन को लेकर, 20,000 रुपए के टारगेट उन्होंने सुझाए हैं और शेयर फिलहाल ये 2.5-3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन अनुमान से अच्छे नतीजे आए थे एचडीएफसी एएमसी के, और हम देख रहे हैं कि शेयर में तेजी है। कल के सत्र में नतीजे आए थे, आज हम देख रहे हैं कि शेयर में एक्शन है। आय में 5.5% और मुनाफे में करीब 11% के आसपास की बढ़त है। कल हमने शेयर को सुस्त होते हुए देखा, लेकिन आज बढ़िया बाइंग इसमें लौटी है और वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में तीसरे नंबर पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो इन शेयरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आपकी जो रणनीति है बाजार में, इंडेक्स में क्या होनी चाहिए। अपने एक्सपर्ट को हम जोड़ेंगे। हमारे साथ हैं रचना वैद्य.in की फाउंडर रचना वैद्य। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे सीधे निफ्टी का। पहले 3 घंटे का ट्रेड लेंगे आपसे। रचना जी, बाजार का मूड आपको कैसा लग रहा है? कल की अच्छी तेजी, खासतौर से निफ्टी बैंक में ज्यादा तेजी थी, लेकिन आज फिर से थोड़ी सी कश्मकश है। ऊपरी लेवल पर जो कन्विक्शन दिखना चाहिए वो कन्विक्शन मिसिंग है, क्योंकि चीजें डेटा के लिहाज से, सेंटिमेंट के लिहाज से शायद उतनी फेवरेबल नहीं हुई हैं। आपकी रणनीति क्या होगी बाजार में? निफ्टी में क्या अगले 3 घंटे के लिए तेजी करनी है, या फिर थोड़ा ऊपर जाए तो शॉर्ट करने में कंफर्ट ज्यादा है आपका? जी, जहां तक निफ्टी की बात है, हम दोनों करेंगे। और यहाँ पे फिलहाल जहाँ पे जिस लेवल पे है निफ्टी 23,290 करीब ऑन फ्यूचर्स, तो यहाँ पे अगर निफ्टी को देखा जाए तो लॉन्ग कर सकते हैं। और यहाँ पे आने वाले टाइम के लिए 23,340 तक का टारगेट लगा सकते हैं। तो 50-60 पॉइंट के एक अपस्विंग के लिए यहाँ से प्ले कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 23,250। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा 1:3-4 ऐसा तो नहीं रहेगा, लेकिन रेंजिंग मार्केट है। तो 23,250 के एसएल के साथ लॉन्ग करके 50 पॉइंट का 23,340 तक का फ्यूचर्स पे टारगेट लगा सकते हैं और लॉन्ग कर सकते हैं। जब वहां पे 23,340 के आसपास फेल होता हुआ दिखे, अगर दिखे, तो
तो वहां से फिर शॉर्टिंग करेंगे जब वहां से रेड कैंडल्स दिखना शुरू होगी तब। फ्यूचर्स के भाव, ठीक है रचना जी, ये फ्यूचर्स के टारगेट दे रही हैं 23340। एक बार फ्यूचर्स वाले प्लेट लेकर आइए, उसमें आपको प्राइस दिख जाएंगे। 23,233 पर फिलहाल कैश में है। तो यहाँ से आपको ना अभी तेजी कर सकते हैं आप 60, 70, 80 पॉइंट के लिए। आप चाहें तो निफ्टी में एक ट्रेड ले सकते हैं। आप देखिए प्रीमियम है करीब करीब 56 अंकों का फ्यूचर्स में। 30 का लेवल आपको दिख रहा था कैश में, और फ्यूचर्स के लेवल है 23,290 की। तो 40-50 अंकों के आसपास की गुंजाइश 50 पॉइंट के लिए आप चाहें तो निफ्टी को यहां से खरीद के चल सकते हैं। ये प्योरली शॉर्ट टर्म आप इंट्राडे भी इसको मान सकते हैं। ये ट्रेड हो गया निफ्टी में रचना जी की तरफ से। रचना जी लगे हाथ काम कीजिए, निफ्टी बैंक का भी ट्रेड बताइए, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में थोड़ी स्ट्रेंथ भी ज्यादा दिख रही है और गुंजाइश भी शायद ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले। जी फिलहाल वो थोड़ा कंसोलिडेट करके पुल बैक दे रहा है निफ्टी बैंक। तो हम यहाँ पे इसको अगर बाय करेंगे तो 48,860 के करीब अगर ये आएगा 49,000 को तोड़ के, तो तब वहां पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट पे नहीं करेंगे। अभी 49,040 पे है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगी इसमें, क्योंकि ये फिलहाल पुल बैक कर रहा है। अब मूव्स इतने छोटे छोटे अवेलेबल है इंडाइसिस में कि अगर एक नॉर्मल पुल बैक में भी आपका ऐसा जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा गिरावट होने दे। अगर 48,860 के आसपास मिले, यहाँ से करीब करीब 150-200 पॉइंट लोअर साइड पे, which can happen in 2 candles in बैंक निफ्टी, तो वहां पे हम एंट्री करेंगे 48,860 के करीब, और उससे पहले नहीं करेंगे। 48,860 के करीब एंट्री करेंगे निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक आई थिंक कि आप कैश वाले लेवल दे रही हैं रचना जी, करेक्ट? फ्यूचर्स के लेवल दे रही हूँ। अच्छा, फ्यूचर्स के लेवल है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए तो आपको एंट्री के लिए मौका बनेगा निफ्टी बैंक में। रचना जी एक काम कीजिए, लगे हाथ में आप अपने शेयर बता दीजिए, आज ट्रेड के मौके आप कहां देख रही हैं? जी मेरी तरफ से जो ट्रेड्स मैं देना चाहूंगी इस वक्त, उसमें एक टाटा कैम रहेगा। टाटा कैम की फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे 975 पे। इसमें हम एसएल लगा सकते हैं। यहाँ पे गिरावट बन रही है और मेरे हिसाब से ये फर्दर लोअर जा सकता है। जब तक 975 के नीचे रहेगा तो हम इसमें 950 का टारगेट लगाएंगे। और लॉन्ग साइड पे जो ट्रेड देना चाहूंगी मैं, उसमें एक सीडीएसएल रहेगा। सीडीएसएल में सुबह से ही मोमेंटम अच्छा है और एक पुल बैक भी दे रहा है ये काउंटर। अगर ये काउंटर 1605 को होल्ड करेगा ये पुल बैक पे, तो अपसाइड पे इसमें टारगेट 1650 तक के हो सकते हैं। 1650 के टारगेट, 1610 के स्टॉप लॉस सीडीएसएल के लिए। आज हम अच्छी तेजी बनते हुए देख रहे हैं सीडीएसएल के शेयर में। और सीडीएसएल के साथ साथ जो भी मार्केट से जुड़े शेयर हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड कारोबार करने वाले हों, एक्सचेंज वाली कंपनीज हो, सीडीएसएल तो डिपॉजिटरी है, इसमें तेजी बन रही है। और दूसरा शेयर है टाटा केमिकल का, 975 रुपये का इसमें आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 950 रुपये का आपको टारगेट होगा टाटा केमिकल में। शॉर्ट की रिकमेंडेशन है, तो एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। लेकिन बाजारों को दिशा का इंतजार है, और दिशा कौन देगा? जो है बाजार के दिग्गज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे कल जारी होंगे। नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या अनुमान हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सबकी नजरें होंगी क्योंकि देखिए टीसीएस के नतीजे आगे वो थे, रिलायंस से भी अब काफी उम्मीदें होंगी। क्या उम्मीदें हैं रिलायंस को लेकर? देखिए, रिलायंस के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कोई बड़े फायरवर्क्स आपको देखने नहीं मिल सकते। जो भी सपोर्ट मिलेगा वो खासकर जियो का कारोबार जो है वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा रिफाइनिंग कारोबार जो है वहाँ पे ठीक ठाक प्रदर्शन रहने वाला है। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। आय में हमारा अनुमान है 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। एबिटा में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16.9% से बढ़ के करीब 17.2% के आसपास आ सकते हैं, यानी करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। और कंपनी का मुनाफा जो है वहाँ पे करीब 10 से 11% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 18,337 करोड़ रुपये के आसपास ये आएगा। खासकर जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो जो टैरिफ हाइक्स कंपनी ने लिए थे इसके पहले, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पे आय और एबिटा में 5-5% के आसपास की बढ़ोतरी। आरपुर जो है
उसमें 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 195 से बढ़ के करीब 206 के आसपास जो है इस कंपनी का आरपू जो है वो जा सकता है। जहाँ तक कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा बहुत कमज़ोर ही रहने वाला है, कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद वहाँ पे भी नहीं है। रिटेल कारोबार सबड्यूड ग्रोथ रहने वाली है इस बार, नो डाउट। कॉटन अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल्स की वजह से थोड़े बहुत सुधार होगा, लेकिन साल दो साल अगर आप देखेंगे तो महज आधा 1% के आसपास की ग्रोथ जो है वही आपको देखने मिलेगी कंपनी के रिटेल कारोबार में। पेटकेम दबाव में रहने वाला है, रिफाइनिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और जीआरएम्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बार जो सिंगापुर जीआरएम्स है कॉटन वहाँ करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा कि किस तरह के जीआरएम्स रिलायंस क्लॉक करता है। बाकी अगर आप देखेंगे ठीक ठाक नतीजे रहेंगे, जियो का प्रदर्शन अच्छा होगा, रिटेल का प्रदर्शन धीमा रहने वाला है इस बार। जियो का प्रदर्शन अच्छा होगा, रिटेल का प्रदर्शन धीमा रहेगा। O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल कारोबार पर भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ठीक ठीक, कोई बड़े फायरवर्क्स मतलब धूम धड़ाके नतीजे नहीं आएंगे रिलायंस के। हाँ, आरपू जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, प्रति व्यक्ति औसत आय जो टेलीकॉम में है वो 200 रुपए के ऊपर पहुंचना एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा रिलायंस के लिए। एक बार शेयर पर व्यू ले लेते हैं रचना जी। RIL 1250 रुपए के आसपास के भाव हैं और अगर आप निवेशक हैं तो उनको बता दें कि वैल्यूएशन भी इसके ठीक ठाक हैं। आपकी राय क्या है, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और उस हिसाब से रिलायंस को देख रहे हैं तो 1250 के आसपास एक्यूमुलेट करने का डेफिनेटली एक लेवल बनता है। और यहाँ पे अपसाइड पे आने वाले टाइम में लॉन्गर टर्म में, मीडियम टू लॉन्गर टर्म में हमें 1500 क्रॉस होते हुए दिखना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से देख रहे हैं एज ए ट्रेडिंग व्यू, तो यहाँ पे फ्यूचर्स पे अगर आप करंट लेवल के आसपास लॉन्ग करते हैं तो 1235 का एसएल लगा के रख सकते हैं और अपसाइड पे आपके टारगेट हो सकते हैं 1265 एंड 1270। 1265, 1275 ये फ्यूचर्स के लेवल हैं। रिलायंस में आपको अगर लॉन्ग करना है तो ये रिकमेंडेशन 1% की तेजी आज रिलायंस में हो और ये बाजार को सपोर्ट करने का काम भी कर रहा है रिलायंस का शेयर। अब जरा बढ़ते हैं आगे और ऑप्शन की रणनीति आपके लिए लेकर आते हैं। और हमारे साथ निर्मल बंग के अमित भुप्तानी साहब जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या है? गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में जो स्टॉक सिलेक्शन रहेगा वो है MGL। ओवरऑल ये काउंटर में हम देखें तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हमें पिछले 2 हफ्तों के अंदर देखने मिली, बट ये काउंटर हम देखें तो पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली एक ही रेंज में काउंटर कंसोलिडेट करते हुए देखने मिल रहा है। पिछले 5-6 दिन के अंदर वॉल्यूम में हम देखें तो अट्रैक्टिव फ्रंट पे वॉल्यूम एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। साथ ही साथ OIB एडिशन ये रेंज में अच्छे खासा होते हुए देखने मिल रहा है नियर टू ATM स्ट्राइक्स में। तो ये हिसाब से लग रहा है काउंटर में एक मोमेंटम है आज के दिन में। और जैसे ये काउंटर 1305 के ऊपर निकल रहे स्पॉट में, वहां से एक मोमेंटम पिकअप होगा 1340 से 1360 के रेंज में जाने के लिए। तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। यहाँ से ऑप्शन द्वारा 1300 का कॉल ऑप्शन बाय करना है 40 रुपए के ऊपर, अप साइड में 60 का टारगेट रहेगा, डाउन साइड में 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और हम कैश स्पेसिफिक फ्रंट पे भी बात करें तो काउंटर में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है 1260 के लेवल पे। जब तक 1260 का लेवल ये काउंटर ब्रेक नहीं हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मुझे लग रहा है काउंटर में एक स्ट्रेंथ रहेगी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखकर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो MGL जो है वो 1300 की कॉल आपको लेनी है और 40 जो है वो यहाँ पर प्रीमियम के स्तर पे आपको लेनी है। टारगेट जो है वो 60 का और स्टॉप लॉस आपको 30 रुपए का रखना है। यहाँ पे अधिकतम जो मुनाफा है वो 8000 तक का हो सकता है, नुकसान 4000 का। इसके साथ सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए हम लेकर आते हैं जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नुकसान बड़ा हो सकता है। 90% लोग इसमें पैसे कमाते हैं, सिर्फ 10% लोग पैसे बनाते हैं। इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए, हमारे साथ रचना जी लगातार बनी हुई हैं और रचना जी से ज़रा कुछ और मिड कैप स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। रचना जी, परसिस्टेंट और ट्रेंड पर ज़रा राय दीजिए। और जाहिर सी बात है कि एक फोकस इन पर लगातार बना हुआ है। ट्रेंड खास तौर पे पिछले दिनों जो एक करेक्शन नज़र आया था उसके बाद अब एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जी, जहाँ तक ट्रेंड की बात है, ट्रेंड में और परसिस्टेंट में दोनों में ही आज सुबह से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग अपस्विंग इसने दिया है ऑलरेडी, और परसिस्टेंट तो अब रेजिस्टेंस के करीब है, और ट्रेंड में अपसाइड पे थोड़ी सी जगह अवेलेबल है, करीब करीब 6580 तक की। तो अभी 6480 के करीब है, तो यहाँ पे 100 रुपीज का फर्दर अपस्विंग आ सकता है ट्रेंड में। लेकिन परसिस्टेंट इज नाउ क्लोज टू रेजिस्टेंस, तो परसिस्टेंट को अवॉइड करें और ट्रेंड में डिप पे बाय कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया उस हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं 6580 तक का, लेकिन डिप में बाय करना होगा, इसको भी चेज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि सुबह से मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह ट्रेंड पर आपको मिलती हुई, और 6580 तक के लक्ष्य आपको हासिल हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति। चलिए कुछ और अहम ट्रेंड्स को पकड़ते हैं। कल एक्सिस बैंक के नतीजे आने वाले हैं, अनुमान क्या बता रहे हैं? मेरे सहयोगी गौरव जावलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जरा बताएं क्या है अनुमान, खासतौर पे बैंक के नतीजों को लेकर? जी हाँ, तो एक्सिस पहला बैंक रहेगा जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स को लेके आएगा। अगर हम सिस्टम ग्रोथ की बात करें तो कहीं पे लगभग 11% पे हमने देखा था Q3 के नंबर्स आए हैं। और इसके बाद अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो कंसेंसस का मानना ये है कि यहाँ पे थोड़ा लोन ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि डिपॉजिट्स में जो स्लो डाउन है, इसी के चलते हुए एक्सिस बैंक के लोन ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें LDR रेशियो की, तो जैसे हमें बताया कि एक्सिस बैंक उनमें से एक बैंक है जहाँ पे LDR रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी के चलते हुए वो भी एक कंस्ट्रेंट के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनका मानना यह है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमें सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अगर लोन ग्रोथ अगर 9% से बढ़ेगा तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी कहीं पे लगभग 9% से ही बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के अलावा PPOP की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें कहीं पे 14% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फी इनकम में यहाँ पे कहीं पे स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोन ग्रोथ में स्लो डाउन होगा। और इसी सब का इम्पैक्ट अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे लगभग 6 बेसिस पॉइंट का एक गिरावट जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है कहीं पे 4% पे हो सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे हमने बताया है कि सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी बैंक की, और इसी के साथ साथ थर्ड क्वार्टर में अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की स्पेसिफिकली, तो स्लिपेजेस में थोड़ा जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है, और इसी सब के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आएगा। और ROA की भी बात करें तो वहाँ पे भी कहीं पे 1.7% का नंबर जो है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंक की तरफ से कमेंट्री जो है आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे वो देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। Q3 यूजुअली तो एग्री के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, बट इसके चलते हुए आगे जाके कैसे एसेट क्वालिटी रहेगी उसके ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़रूरी रहेगी। और इसके अलावा लोन बुक ग्रोथ में कैसे बैंक का आउटलुक रहेगा वो भी जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो थोड़ा वीकनेस जो है एक्सिस बैंक के रिजल्ट में थर्ड क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। क्या करेंगे गौरव आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो थोड़ी वीकनेस का अनुमान जताया जा रहा है नतीजों को लेकर, और जाहिर सी बात है कि एक राय इस पर भी बहुत ज़रूरी है। रचना जी बताइए, एक्सिस बैंक वैसे तो नतीजों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिर भी रणनीति आपके हक से क्या आ रही है? जी, एक्सिस बैंक की जहां तक बात है तो यहाँ पे वीकनेस तो है चार्ट पे, और अगर ये 1020 को तोड़ेगा काउंटर तो फिर ये 1000 की तरफ एंड 990 की तरफ भी जा सकता है। एंड 1020 का क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना बहुत ही जरूरी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटने पे वीकनेस इसमें इंक्रीमेंटल रहेगी। मेरे हिसाब से ये लेवल टूटना चाहिए और हम 3 डिजिट में जाने चाहिए। तो ये है रणनीति आपको एक्सिस बैंक पर मिलती हुई। रचना जी अपना डिस्क्लोजर भी दे दें। जी, मेरे पास तो फिलहाल इसमें पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकती है इसमें भी, और हमने जो भी काफी सारे स्टॉक्स डिस्कस करे उनमें से किसी में भी। शुक्रिया करेंगे आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और निवेशकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी शो में जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।